हेलो गाइस, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो आज का जो हमारा विषय है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। तो ये मेरा तीसरा और लास्ट वीडियो है फ्रांसीसी क्रांति पे। पहले वीडियो में जो है वो मैंने इसके कॉजेस के बारे में यानी फ्रांसीसी क्रांति के कारण के बारे में बताया है। बहुत डिटेल में मैंने इसमें डिस्कशन किया है कि किस वजह से ऐसे क्या कारण जो है पैदा हुए फ्रांस में कि वहां के लोगों ने जो है वो अपने ही सत्ता के खिलाफ, अपने जो वहां राजतंत्र था निरंकुश, उसके खिलाफ जो है वो क्रांति कर दी। दूसरे वीडियो में मैंने बताया है आपको कि फिलोसफर्स की क्या भूमिका रही, यानी जो दार्शनिक थे उनकी इस क्रांति में क्या भूमिका रही, उस पर मैंने दूसरे वीडियो में बताया है। आज का हमारा लास्ट का वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से मैंने कारण बताए हैं दोनों वीडियो में कि ये कारण जो है वो क्रांति के लिए जिम्मेदार रहे थे। तो अब क्रांति हुई कैसे, वो एक प्रोसेस बतानी है मैंने इस वीडियो में, और क्रांति के बाद यानी उसके परिणाम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो अभी जैसे कि आप मैं दोनों वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, पहले वो दोनों वीडियो देखें फिर आपको ये जो है वो समझ में आएगा। तो जैसे कि मैंने दोनों पहले वीडियो में बताया है कि बहुत सारे कारण, राजतंत्र भी उसका एक मुख्य कारण रहा था कि राजा जो है वो बहुत अलोकप्रिय था और उसको राजकाज करने का कोई खास अनुभव नहीं था, भोग विलासी था। फिर जो दार्शनिक थे, जो फिलोसफर थे, उनसे भी लोग उनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इस वजह से जो है वो आखिरकार क्रांति होती है। अब क्रांति का तत्कालिक कारण यानी इमीडिएट कॉज क्या था। अब जैसे भारत में भी आपको पता है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए कब से बहुत पुराने मतलब बहुत सालों से आंदोलन जो है चलते रहे, बट एक इमीडिएट कॉज जो बहुत बड़े पैमाने पर जब क्रांति होती है वो भी उसमें जिम्मेदार जो है वो होता है। तो यहाँ की इमीडिएट कॉजेस था कि मतलब अब पहले से तो लोग जो है वो अपने जो भी राजतंत्र है निरंकुश के खिलाफ आवाज उठा ही रहे हैं, पर 1783 में क्या हुआ, आर्थिक मंदी आई फ्रांस में। ठीक है, आर्थिक मंदी आई। अब आर्थिक मंदी से क्या हुआ कि जो भी राजतंत्र था उनका जो है राजकोष जो था वो खाली होने लग पड़ा आर्थिक मंदी की वजह से। अभी क्या हुआ कि अब राजा ने ये सोचा कि इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए, अपने राजकोष को भरने के लिए जो है वो लोगों पर, अब इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, राजा अपना राजकोष कैसे भरेगा, क्योंकि वो कोई जो वहां के राजा थे लुई 16वां, जिसके टाइम पे ये क्रांति हुई थी, कोई नए विकल्प नहीं खोजता था कि जहां से पैसा आ सके, ना कोई व्यापार वगैरह में कोई खास रुचि दिखाता था कि जहां से पैसा आ सके। उसने एक ही जो है सोर्स, एक ही स्रोत जो है वो बना रखा था पैसे का, वो था लोगों पर कर लगा दो। कि जैसे ही हमारे राजकोष खाली हो रहे हैं, हमारे पैसे कम हो रहे हैं, लोगों पे कर बढ़ा दो, 2 गुना उनका कर, 3 गुना कर दो, बस हमारे पास पैसा फिर से आना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ घटित होती है। 1783 में क्या होता है कि आर्थिक मंदी आती है। अब राजा क्या करता है, इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए वो अब ये आगे वही सेम चीज लेके आता है कि कर बढ़ाया जाए लोगों पर। ठीक है, पर फ्रांस में ऐसा था कि राजा जो है अपनी मर्जी से कर तय करके सीधा लोगों पर नहीं लगा सकता था। वहां पर ऐसा था कि राजा को कर लगाने के लिए पहले एक मीटिंग करनी पड़ती थी। ये मीटिंग किसके साथ करनी पड़ती थी, ये थे जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, 3 एस्टेट। 3 एस्टेट क्या थे मैंने पहले अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्णों में भारत के लोगों को बांटा गया था, वैसे ही यहाँ पर 3 वर्ग जो है बने हुए थे जिनको एस्टेट कहा जाता था। सबसे पहले पादरी, फिर दूसरे पे कुलीन वर्ग आता था, तीसरे पे जनसाधारण लोग, जनसाधारण में किसान, मजदूर, सारे लोग जो है तीसरे वर्ग में आते थे। तो अभी राजा को कोई कर लगाना होता था फ्रांस में, तो ये जो तीनों एस्टेट थे इनकी एक जनरल सभा बनाई हुई थी। ठीक है, जनरल सभा। तो इस जनरल सभा में मतलब डिस्कशन के बाद ही जो है वो क्या करता था, कोई भी कर लगा सकता था। तो जनरल सभा की मीटिंग उसको बिठानी पड़ती थी पहले। ठीक है, पर मीटिंग कब बिठानी है कब नहीं बिठानी ये राजा पे डिपेंड करता था। तो 1783 में जब आर्थिक मंदी आई तो राजा को लगा कि जी अब तो नए कर लगाने पड़ेंगे, पैसा जो है वो अपने राजकोष में डालने के लिए, क्योंकि पैसा कम होता जा रहा है, मंदी आ रखी है। तो अब कर लगाने के लिए उसने क्या किया, 5 मई
यहाँ से ये घटना आपको याद रखनी है। 5 मई 1789 को इस जनरल सभा, ठीक है, जनरल असेंबली के साथ में वो मीटिंग फिक्स करता है राजा कि कर लगाना है जी, तो मीटिंग तो करनी पड़ेगी पहले सबके साथ में, तो मीटिंग फिक्स करता है। तो अब ये जो मीटिंग होती है ये 5 मई 1789 को होती है, और आपको समझ में आ गया क्यों होती है, क्योंकि 1783 में आर्थिक मंदी आई, उससे निपटने के लिए नए करों को लगाना था, करों को लगाने के लिए उसको सभा करनी पड़ती तभी वो कर लगा सकता था। तो 5 मई 1789 को वो जनरल सभा के साथ में मीटिंग करता है। अब इस मीटिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि 3 जो है वो वर्ग थे, 3 एस्टेट थे। पहला वर्ग पादरी उसमें आते थे, तो इस मीटिंग में 300 मतलब पादरी वर्ग की तरफ से 300 प्रतिनिधि आए, ठीक है। अब तीनों एस्टेट की तरफ से प्रतिनिधि तो इस सभा में शामिल होने के लिए आएंगे ना, तो पहले वर्ग से यानी जो पादरी वर्ग था उससे 300 प्रतिनिधि जो है इस मीटिंग में शामिल हुए। दूसरा वर्ग जो कि कुलीन वर्ग था, तो उनकी तरफ से भी 300 प्रतिनिधि जो है वो इस सभा में शामिल हुए। तीसरा वर्ग था जनसाधारण वर्ग, तो जनसाधारण वर्ग की तरफ से, क्योंकि जनसाधारण वर्ग जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा था। पादरी वर्ग यानी जो पहला वर्ग था वो जस्ट 1% था कुल जनसंख्या का, ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ पहले वीडियो में। और कुलीन वर्ग सिर्फ 2% था, तो बाकी जितना भी जो 97% वर्ग जो भी जनसंख्या का भाग बचा वो जनसाधारण ही था। तो इसलिए जनसाधारण वर्ग से प्रतिनिधि भी ज्यादा आए, तो इनकी तरफ से जो है वो 600 प्रतिनिधि जो है वो इस सभा में शामिल हुए, ठीक है। और इनका जनसाधारण जो लोग थे, इनका प्रतिनिधित्व जो थे वो शिक्षित लोग जो थे वो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी मध्य वर्ग के लोग जो जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, जो पढ़े लिखे लोग थे वो जनसाधारण वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्योंकि मजदूर, किसान जो पढ़े लिखे नहीं थे वो प्रतिनिधित्व जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए पढ़े लिखे लोगों को ही प्रतिनिधित्व करने का जो है वो विकल्प दिया गया, ठीक है। तो अब ये मीटिंग डिसाइड होती है, प्रतिनिधि इतने इतने जो है वो उस मीटिंग में आ जाते हैं। तो इस मीटिंग में क्या होता है कि हर एक एस्टेट, 3 एस्टेट थे, हर एक एस्टेट को सिर्फ एक मत देने का अधिकार था, ठीक है। एक मतलब अगर मान लीजिए राजा कहे कि ये कर है इसको दोगुना करना है, तो उस पर 3 मत, सिर्फ 3 वोट होंगे। एक वोट जो है वो पहले वर्ग से आएगा, दूसरा दूसरे वर्ग से आएगा, तीसरा तीसरे वर्ग से आएगा, इस तरह से जो है वो वोटिंग होती थी। तो अब इसमें तो नाइंसाफी हुई तीसरे वर्ग के साथ में, क्योंकि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग राजा के पक्ष में ही रहते थे, क्योंकि उनको किसी तरह का कोई कर नहीं देना पड़ता था, उच्च पद उनको मिले हुए थे, वो तो ऐशो आराम में जी रहे थे, तो वो राजा का ही सपोर्ट करेंगे ना। तो इसका मतलब 2 वोट तो जो है वो सपोर्ट में ही होते थे, इसका मतलब अगर राजा ने कोई डिसीजन लिया तो वो पास होके ही रहेगा। 3 मत है, 2 तो पहले ही राजा के सपोर्ट में है, तो क्या मतलब फिर तो बहुमत उधर हो गया। तो अगर राजा ने कोई कर लगाने को कहा या दोगुना करने को कहा है तो वो बात हमेशा मानी एकदम, मतलब पता ही था कि पास हो ही जाएगी, क्योंकि दो वर्ग तो राजा के सपोर्ट में थे। तो इस वाली मीटिंग में क्या हुआ कि तीसरा वर्ग था वो गुस्सा हो गया, उसने बोला कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है कि जो भी तुम ये कर दोगुना करने की बात कर रहे हो, कर बढ़ाने की, नए कर लगाने की बात कर रहे हो, तो ये तो पास हो ही जाएगा, ठीक है। इसलिए तीसरे वर्ग ने बोला कि जितने भी सदस्य हैं हर एक सदस्य को जो है हर एक सदस्य का एक मत होना चाहिए, 3 मत की जगह हर एक सदस्य को एक मत जो है उसका गिना जाना चाहिए, ऐसा आपको करना चाहिए। लेकिन इस मीटिंग में उनकी बात जो है वो मानी नहीं गई। तो जब उनकी बात नहीं मानी गई तो ये तीसरा वर्ग के जो भी प्रतिनिधि थे वो मीटिंग छोड़ के बाहर चले गए, ठीक है। उन्होंने छोड़ दिया मीटिंग की, भी हम नहीं करेंगे, भी जो हमारी तो कोई बात ही नहीं इसमें जो है सुनी जा रही है, ठीक है। तो जब वो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं तो एक प्रकार से क्रोधित होकर जाते हैं और जाकर बाहर जो है वो नेशनल असेंबली एक सभा बना लेते हैं, नेशनल असेंबली, ठीक है। मीटिंग छोड़कर वो चले जाते हैं तीसरे वर्ग के लोग और नेशनल असेंबली सभा बनाते हैं। और ये सभा क्यों बनाई, उन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनाएंगे अपना, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, संविधान बनाने के लिए ये नेशनल असेंबली से एक सभा बना लेते हैं। और ये सभा टेनिस कोर्ट में, टेनिस कोर्ट यानी टेनिस खेलने का बहुत बड़ा एक मैदान सा था, वहां पर जाकर ये सभा बनाते हैं, वहां इकट्ठा होते हैं, क्योंकि
इनके पास कोई खास, इनको जैसे हमारा संविधान बनाने के लिए एक प्रॉपर बिल्डिंग दी गई थी, कमेटियां बनाई गई थी, ठीक है, पर इनके पास ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं थी उस टाइम जो है, मतलब ये गुस्सा होकर निकले कि हमें तो इस मीटिंग में शामिल नहीं होना है, तो इनको कोई बिल्डिंग नहीं दी गई, तो उस टेनिस के मैदान में ही जो है इन्होंने 20 जून को मीटिंग की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 20 जून 1789 को इन्होंने मीटिंग की, मीटिंग में नेशनल असेंबली बनाई और डिसाइड किया कि नेशनल असेंबली जो है वो संविधान बनाएगी। तो इन्होंने अपना संविधान एक खुले मैदान में, टेनिस के मैदान में जो अपना संविधान रचा, इनको एक मतलब इनको बिल्डिंग तक जो है वो नहीं दी गई उस टाइम, क्योंकि राजा तो जो संविधान बनाने के खिलाफ ही था ना, और ऊपर से उस टाइम जब ये संविधान बनाने का काम कर रहे थे उस टाइम आर्थिक मंदी, मैंने आपको बताया आर्थिक मंदी आ रखी थी, बारिश वगैरह से फसलें खराब हो रखी थी, तो देश में पूरा मतलब एक प्रकार से बहुत बुरा माहौल था, चारों तरफ दंगे फसाद जो है हो रहे थे। ऐसी स्थिति में जो है ये नेशनल असेंबली जो है संविधान बना रही थी, जिनको कोई खास मतलब जगह नहीं दी गई थी, इतनी बुरी परिस्थितियों में ये अपना संविधान बना रहे थे उस टाइम। तो जब ये जो है जब बहुत ज्यादा बुरे हालात हो जाते हैं, तो बाद में राजा को इनकी जो है नेशनल असेंबली की बात माननी पड़ती है, और राजा को नेशनल असेंबली को स्वीकार करना पड़ता है, और फिर स्वीकार करना पड़ता है कि ठीक है, अब संविधान के अकॉर्डिंग जो है देश चलेगा, हम संविधान के अधीन रहकर ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर जब पड़ जाता है, लोग नेशनल असेंबली को सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो आखिरकार राजा भी जो है नेशनल असेंबली को मान लेता है, और इस प्रकार से जो है वो 1789 से 1791 तक नेशनल असेंबली जो है वो काम करती है, और 1791 में नेशनल असेंबली संविधान बनाकर तैयार कर देती है। तो अब राजा को भी संविधान जो है वो मानना पड़ा, क्योंकि प्रेशर ही बहुत ज्यादा था लोगों का। तो अब क्या होता है कि संविधान बन जाता है, तो संविधान बनता है तो संविधान क्या करता है, संविधान जब ये बना देते हैं तो इसमें कानून बनाने का अधिकार जो है वो नेशनल असेंबली को देते हैं। संविधान में लिखा गया कि देश का कोई भी कानून बनेगा हुआ है तो वो नेशनल असेंबली बनाएगी कानून, ठीक है। तो नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है, और बहुत सारे जो है इसमें बदलाव किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल कि निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है। राजतंत्र खत्म नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि राजा का पद ही खत्म कर दिया, राजा रहता है लेकिन उसकी निरंकुशता को कंट्रोल कर दिया जाता है, उसकी शक्तियों पर जो है वो नियंत्रण लगा दिया जाता है। जैसे कि ब्रिटेन में भी आप देख सकते हैं, वहां संविधान बना, ठीक है, राजा के पद को नहीं हटाया है, इवन अभी भी नहीं हटाया गया है, पर वो नाम मात्र का रह गया था, उसकी शक्तियों को नियंत्रित कर दिया गया था। तो ये जो संविधान बनाया नेशनल असेंबली में, तो कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दिया। ये कानून अब राजा नहीं बनाएगा, नेशनल असेंबली बनाएगी, और राजा की जो शक्तियां थी, निरंकुश शक्ति, उसको कंट्रोल कर दिया गया था। और यहाँ पर जो पादरी वर्ग था वो बहुत ज्यादा ही भोग विलासी, भ्रष्टाचारी हो चुका था, तो पादरी वर्ग पे बहुत नियंत्रण पाया गया। जो चर्च थे उनको राज्य की संपत्ति बना दिया गया, चर्च को राज्य की संपत्ति बना दिया गया, और पादरी लोगों को वेतन पर रखा गया, तो तुम खुला पैसा नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनको एक निश्चित वेतन दिया जाने लगा, चर्च को राज्य की संपत्ति बना दिया गया। ऊपर से जो कर वगैरह थे, जो धार्मिक कर थे, उसको खत्म कर दिया गया। मैंने आपको बताया ना, धार्मिक कर देते थे ये, जिसको ताइद कहते थे, ठीक है, ये लोगों को देना पड़ता था धार्मिक कर, तो ये धार्मिक कर भी जो है वो खत्म कर दिया गया। लोगों को जो है स्वतंत्रता, समानता, जो ये सब जो है वो इस तरह की चीजें लोगों को प्रदान की गई, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तो काफी परिवर्तन जो है वो इसमें किए गए जब ये जो संविधान बना, ठीक है। अब संविधान बन जाता है, संविधान में काफी जो है वो सुधार भी कर दिए जाते हैं, लेकिन अब ये था, जैसे इसमें मैंने आपको एक बात बोली कि कानून पूरे देश के लिए कानून जो है वो नेशनल असेंबली बनाएगी। अब नेशनल असेंबली कानून बनाएगी तो इसको चुनेगा कौन, नेशनल असेंबली को कौन चुनेगा, इसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ करता था, ठीक है। यानी नेशनल असेंबली के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल रखा गया था, ठीक है, निर्वाचन मंडल, यानी निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होंगे वो नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनेंगे, नेशनल असेंबली के सदस्य देश के लिए कानून बनाएंगे। तो अब ये निर्वाचन मंडल के सदस्यों को कौन चुनेगा, इनके सदस्य, इसका जो है चुनाव वो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता था,
है, यानी जनता द्वारा डायरेक्ट इनको चुना जाता था निर्वाचन मंडल के सदस्यों को, ठीक है। लेकिन इसमें भी शर्त रखी गई थी कि 25 वर्ष का पुरुष, केवल पुरुष, महिला नहीं, सिर्फ पुरुष जो है वही वोट दे सकता है। और इसमें भी एक शर्त रखी गई कि जो ज्यादा से ज्यादा कर देगा सिर्फ वही जो है वो वोट डाल सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये चीज जो है वो एक प्रकार से भेदभाव हुआ कि एक तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, दूसरा जो था कि सिर्फ 25 वर्ष के जो पुरुष थे वही दे सकते थे वोट, ठीक है। और ऊपर से सिर्फ जो ज्यादा से ज्यादा कर देता होगा सिर्फ वही वोट देकर जो है निर्वाचन मंडल को चूज कर सकता था। निर्वाचन मंडल आगे नेशनल असेंबली को चूज मतलब उसको चुनाव करने का जो अधिकार उसको दिया गया था। तो इसमें नाइंसाफी एक तो ये थी कि महिलाओं को नहीं दिया गया अधिकार, दूसरा जो ज्यादा से ज्यादा कर दे सकता है, यानी कि जो अमीर थे, अमीर जैसे कि मध्य वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग, सिर्फ वही जो है वो एक प्रकार से देश का कानून बनाने का काम कर रहे थे, क्योंकि वही निर्वाचन मंडल को चूज कर सकते थे। निर्वाचन मंडल आगे नेशनल असेंबली को चूज कर सकता था। यानी अब अभी भी जो जनसाधारण लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, उन लोगों को अभी भी शासन में अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि वो ज्यादा कर नहीं दे सकते थे, और नहीं दे सकते थे तो आप जो है वो देश का कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो ही नहीं सकते हो। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर बाद में इसके बाद फिर से एक क्रांति जैसा रूप जो है वो धारण कर लेती है। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से जो निम्न मतलब जनसाधारण वर्ग था, जैसे कि मजदूर, किसान, उनको महसूस होने लग जाता है कि नहीं हमारे साथ तो ये अच्छा नहीं किया जा रहा है, कि हमें अभी भी जो है वो शासन में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। अब जो शासन है वो मध्य वर्ग के हाथ में जा चुका है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ही संविधान बनाया, उनके पास ही ज्यादा पैसा है, वही सारा देश चला रहे हैं, वही कानून बना रहे हैं। जनसाधारण लोग तो अभी भी उसी स्थिति में है जैसा कि निरंकुश राजतंत्र की स्थिति में था। तो ये जो जनसाधारण लोग थे उन्होंने कुछ क्लब बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, जिनको बोलते थे जैकोबिन क्लब। अब ये जैकोबिन क्लब बनाते थे, और जैकोबिन क्लब में क्या होते थे कि सारे के सारे एक जगह जो है वो इकट्ठा हुआ करते थे वहां मीटिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। एक मिनट। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जैकोबिन क्लब जो है वो बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। जैकोबिन क्लब जो है वो जनसाधारण लोगों ने, जैसे कि किसान, मजदूर, गरीब लोगों ने ये क्लब बनाए। अब ये क्लब में क्या करते थे, ये सारे लोग जो है एक से मतलब इन्होंने क्लब बनाया, मेन एक क्लब था जिसमें ये सारे इकट्ठे होते थे, और सरकार की जो भी नीतियां थी उस पर पूरी तरह से विचार विमर्श करते थे कि सरकार क्या कर रही है, लोगों के भले के लिए काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से ये वहां मिलते थे, सरकार की आलोचना सब कुछ वहीं बैठ कर करते थे। और इनका जो है इस क्लब में जो इनका एक नेता था उसका नाम था मैक्सिमिलियन, ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये जो मैक्सिमिलियन था वो इनका नेता था। तो मैक्सिमिलियन जो था वो अब इस चीज के खिलाफ था कि पहले भी हम लोगों को कोई अधिकार नहीं था निरंकुश राजतंत्र में, यानी जब राजा का पूरी तरह से अधिकार था तब भी हम लोग पिस रहे थे। अब जब नया संविधान बना है तो अब अधिकार मध्य वर्ग के हाथ में चला गया है, हम तो अभी भी पिस रहे हैं, अभी भी हमारे पास कोई अधिकार कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये मैक्सिमिलियन जो था वो लोगों को एक प्रकार से, जो भी जिनको वोट देने तक का अधिकार नहीं था, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित करता था इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इसने लोगों को, और ये जो जैकोबिन क्लब वाले थे, इन्होंने अपने आप को दूसरे लोगों से अलग दिखाना जो है शुरू कर दिया। जैसे कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग वो एक पजामा पहनते थे, मतलब जैसे घुटना जैसे बोलते हैं ना, यानी जो घुटने तक आता है। मुझे कोई खास ड्राइंग नहीं आती, बट मैं ऐसे एक ड्राइंग बना रही हूँ। मान लीजिए ये किसी के पैर हैं, ठीक है, तो यहाँ घुटने तक, यहाँ तक घुटने तक ऐसे धारीदार जो है वो पजामे पहना करते थे ये कुलीन वर्ग के लोग, घुटना जिसे बोलते हैं, घुटने तक आने वाला धारीदार पजामा। तो जैकोबिन क्लब ने क्या किया कि इन सबसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए इन्होंने इसको पूरा पहनना शुरू कर दिया। जैसे पूरा पैर है तो मतलब जैसे वो घुटने तक पहनते थे, इन्होंने धारीदार पजामे को पूरा पहनना शुरू कर दिया कि नीचे तक पूरा, ठीक है, ताकि हम
उनसे अलग दिखें। वो घुटने तक पहनते हैं तो हम पूरा पहनेंगे। दूसरा, ये लाल टोपी जो है वो सिर पे लगाते थे। लाल टोपी जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे ये जैकोबिन क्लब वाले, तो लाल टोपी सिर पे लगाते थे। और ये पूरा पतलून जैसे बोलते हैं कि पूरा धारी वाला एक पजामा पहनते थे, इसलिए इनको सॉक क्लॉथ भी कहा जाता था। आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखने वाली बातें इसलिए मैं बता रही हूँ इसमें बीच में, ठीक है। इनको इसलिए सॉक क्लॉथ कहा जाता था, जैकोबिन क्लब, ठीक है। अब जैकोबिन क्लब आपको समझ आया होगा, एक बार फिर से समझाती हूँ कि जब निरंकुश राजतंत्र जो है वो खत्म किया जाता है, नेशनल असेंबली संविधान बना लेती है, तो एक प्रकार से जो सत्ता है वो मध्य वर्ग के हाथ में चली जाती है, गरीब फिर भी पीछे ही रह जाते हैं। तो ये बाद में अपना एक जैकोबिन क्लब बना लेते हैं और अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए लाल टोपी पहनना शुरू कर देते हैं, एक धारीदार पजामा पहनना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनको सॉक क्लॉथ कहा जाने लग जाता है। और ये मतलब इनका नेता मैक्सिमिलियन था जो इनको पूरा समझाता था कि अभी भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मध्य वर्ग के लोग जो है उनके हाथ में सारी पावर है, ये हमारा शोषण कर रहे हैं। इस तरह से ये लोगों को प्रेरित किया करता था मैक्सिमिलियन इनका नेता, ठीक है। अब धीरे धीरे ये चीजें जो है समाज में चल रही है उधर फ्रांस में, तो क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे फिर से एक प्रकार से जो है महंगाई बढ़ जाती है। 1791 में महंगाई बढ़ती है। अब जब महंगाई बढ़ती है तो जैसे ही महंगाई बढ़ती थी, जो जनसाधारण लोग थे, किसान मजदूर, उन पे ही बोझ बढ़ता था हर बारी। इस बारी अब ये लोग गुस्से में आ जाते हैं और ये जैकोबिन क्लब वाले लोग जो है वो कर से पूरा विद्रोह कर देते हैं बहुत बड़े पैमाने पे भी। हम पहले भी पिस रहे थे, हम अब फिर से पिस रहे हैं। जब भी महंगाई आती है, आर्थिक मंदी आती है, हमारे ऊपर भी पड़ जाता है, तो बहुत बड़े पैमाने पे ये विद्रोह कर देते हैं। इसको शांत करने के लिए नेशनल असेंबली, ठीक है, एन लिख रही हूँ शॉर्ट में, नेशनल असेंबली 21 सितंबर को 1792 में, ठीक है, 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र जो है वो पूरी तरह से खत्म कर देती है। थोड़ा बदलाव लेके आती है कि इनको कैसे भी शांत किया जाए, ठीक है। राजतंत्र खत्म कर देती है और उसकी जगह पर जो है वो गणतंत्र जो है वो शुरू हो जाता है, गणतंत्र ले आया जाता। तो ये बहुत बड़ा बदलाव था 21 सितंबर 1792 को। नेशनल असेंबली को भी लगा, मध्य वर्ग के लोगों को भी लगा कि अगर ये पहले भी इस तरह का विद्रोह बढ़ता गया तो हमारे हाथ से भी सत्ता चली जाएगी। मध्य वर्ग को डर हुआ, इसलिए उन्होंने ये चेंज किया कि राजतंत्र खत्म ही कर दिया और गणतंत्र ले आए। और पहले जो 25 वर्ष की आयु थी वोट देने की, आयु को जो है वो 21 वर्ष कर दिया गया। और दूसरी शर्त थी कि जो ज्यादा से ज्यादा कर देगा सिर्फ वही वोट दे सकता, उस शर्त को भी कैंसिल कर दिया गया कि सारे पुरुष जिनकी आयु 21 वर्ष है वो वोट दे सकते हैं, चाहे कम कर देते हो चाहे ज्यादा कर देते हो। लेकिन अभी भी स्त्रियों को जो है वोट देने का अधिकार अभी भी प्राप्त नहीं हुआ। फ्रांस में अगर हम बात करें तो महिलाओं को 1946 में वोट देने का अधिकार जो है वो प्राप्त हुआ था, बहुत लंबे टाइम के बाद जो है। हाँ, 17 की बात चल रही है और 1946 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये चीज घटित होती है 21 सितंबर 1792 को। राजतंत्र खत्म, गणतंत्र आ जाता है, वोट देने की आयु 21 कर दी जाती है और हर एक पुरुष जो है वोट दे सकता था। तो इस प्रकार से इनको जो है वो शांत कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि ये विद्रोह के बाद ये सत्ता पलट हो जाती है एक प्रकार से, कि अब जो शासन था, ये जो विद्रोह के बाद इन्होंने गणतंत्र लेके आए थे, अब शासन जो है वो मैक्सिमिलियन के पास चला जाता है। मैक्सिमिलियन यानी वो गरीबों का नेता था, जनसाधारण लोगों का नेता था, मजदूरों का, किसानों का, जो कि मैंने आपको भी समझाया था जैकोबिन क्लब में, ठीक है, मैक्सिमिलियन। तो अब जो सत्ता है वो मैक्सिमिलियन के हाथ में चली जाती है। मैक्सिमिलियन ही जो है वो राजतंत्र की जगह गणतंत्र जो है वो लेकर आता है, ठीक है, गणतंत्र। अब मैक्सिमिलियन जो है वो 1793 से 94 तक यानी 1 साल तक ही शासन करता है और इसके शासनकाल को जो है वो आतंक का युग कहा जाता है, आतंक का युग। क्योंकि मैक्सिमिलियन ने कुछ बहुत ही कठोर शासन पद्धति जो है वो उसने अपनाई थी, इसलिए इसको, इसके शासनकाल को जो है वो आतंक का जो है युग, सॉरी युद्ध लिख दिया मैंने, आतंक का युग कहा गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमिलियन ने बोला कि जो भी गणतंत्र विरोधी बातें करेगा, जो गणतंत्र के सपोर्ट में नहीं होगा, उसको या तो जेल में डाल दिया जाएगा या फिर वो गिलोटिन पे चढ़ा दिया करता था, ठीक है।
गिलोटिन एक मशीन थी जिसको डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था, इसलिए उसका नाम गिलोटिन रख दिया गया। वो मशीन ऐसी होती थी, ऐसे यहाँ रखा है और ये बीच में, और यहाँ बंदे का सिर रख कर उसकी गर्दन उड़ा देते थे ना, वो वाली मशीन, उसको गिलोटिन कहा जाता था। कि बीच में एक जगह बनी है खाली सी, वहां बंदे का सिर रखना है, उसको काट देना है ऐसे ऊपर से। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ सिर रखेंगे, ऊपर से काटने वाली चीज ऐसे गिरेगी उसकी गर्दन पे, उसकी गर्दन कट जाएगी। तो गिलोटिन पे चढ़ा देता था ये। मतलब कोई भी अगर गणतंत्र विरोधी बातें करता था, गणतंत्र के सपोर्ट में नहीं बोलता था, उसको गिलोटिन चढ़ा देता था। मतलब इसने गणतंत्र लाने के लिए बहुत ही कठोर कदम जो है वो उठाना शुरू कर दिए। और बाकी जैसे इसने और बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे इसमें जो भी चर्च वगैरह थे ना, जो पादरी लोग थे, उनकी तो बहुत बुरी तरह से जो है एक प्रकार से आलोचना किया, उनके साथ बहुत ही ज्यादा सख्ती की इसने। चर्च जो थे उस सबको जैसे बंद कर दिया गया, और चर्चों को जो है एक प्रकार से दफ्तर में बदल दिया गया, ठीक है। और जो पादरी लोग थे उनको बहुत ही कम वेतन पे जो है वो रखा जाने लगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें वही कि राजतंत्र तो खत्म हो ही चुका था। राजतंत्र जैसे मैंने आपको बताया 1792 में खत्म हुआ ना, तो 1793 में अदालत ने जो लुई 16वां था उसको, जब ये आया, जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमिलियन 1793 से 94 तक आता है, तो ये क्या करता है, जैसे ही शासन में आता है वैसे ही जो राजा था लुई 16वां, उसको और उसकी वाइफ को, दोनों को फांसी लगा देता है, मतलब फांसी चढ़वा देता है दोनों को ही, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि राजतंत्र तो खत्म ही हो गया, लुई 16वां उसकी वाइफ दोनों को फांसी चढ़ा देता है, ठीक है। बहुत ही कठोर जो है उसका शासन था मैक्सिमिलियन का, तभी तो उसको आतंक का युग कहा गया। लेकिन इसने बहुत अच्छे काम भी इस दौरान किए। एक तो इसने गणतंत्र को बनाए रखने के लिए पूरे हर एक कदम जो है कठोरता से उठाया। दूसरा, इसने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे जो है वो काम किए, और इसने मतलब कि जैसे कर वसूलने की जो व्यवस्था थी कर की, उसको भी थोड़ा जो है वो नरम कर दिया था कि लोगों पे, जो जनसाधारण लोग थे, उनसे जबरदस्ती कर नहीं वसूला जाएगा, क्योंकि ये तो खुद जनसाधारण वर्ग से ही उठा था, उन्हीं का एक नेता था। तो कर की जो व्यवस्था थी उसको थोड़ा नरम किया था। महिलाओं के लिए उसने शादी को बोला था कि अब वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, कब करनी है उन्हें, किससे करनी है, उनकी मर्जी होगी, ठीक है। बाकी तलाक की वो चीज भी लेकर आए कि महिलाएं तलाक जो है वो भी ले सकती हैं। शिक्षा के लिए उसने काफी स्कूल्स वगैरह इंस्टीट्यूशन शुरू करवाए महिलाओं की शिक्षा के लिए, और उनको व्यावसायिक शिक्षा देने की भी बात जो है वो की गई। मतलब महिलाओं के लिए उसने काफी काम जो है उस टाइम पे किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने बताया मैक्सिमिलियन जो है वो 1794 तक ही रहता है। अब इसका जो भी काम कर रहा था ये बहुत ही आतंक भरा युग माना जा रहा था इसे। तो आखिरकार न्यायालय ने इसको पकड़ा, मतलब इसके खिलाफ मुकदमा चलाया और उसको दोषी पाया गया, और इसको भी जो है वो गिलोटिन चढ़ा दिया गया, ठीक है। ये लोगों को गिलोटिन पे चढ़ाया करता था और इसको खुद को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया आखिरकार में 1794 में। तो मैक्सिमिलियन जो है वो खत्म। अब सत्ता फिर से जो है वो मध्य वर्ग के पास में आ गई, ठीक है। अब क्योंकि अभी तो जनसाधारण वर्ग के पास में थी मैक्सिमिलियन की वजह से, लेकिन इसको जैसे फांसी चढ़ाते हैं, अब सत्ता जो है वो फिर से मध्य वर्ग के पास में आ जाती है। अब मध्य वर्ग क्या करता है, जो वोट देने का मैंने बताया कि मैक्सिमिलियन ने एक तो एज कम कर दी थी, 21 वर्ष कर दी थी, और बोला था कि हर एक पुरुष जो है वोट दे सकता है। इन्होंने मध्य वर्ग ने फिर से वही चेंज कर दिया कि जो ज्यादा कर देगा सिर्फ वही जो है वो वोट दे सकता है। इन्होंने फिर से वही सिस्टम लागू कर दिया गया। और उसके बाद नेशनल सबसे पहले जो है नेशनल असेंबली बनाई गई थी। नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया, कानून बनाने का काम नेशनल असेंबली को दिया गया था। एक बात और मैं भूल गई कि जब मैक्सिमिलियन आता है तब जो नेशनल असेंबली थी उसको नेशनल कन्वेंशन में जो है वो बदल दिया जाता है, ठीक है, नेशनल कन्वेंशन। उसके बाद जब मैक्सिमिलियन को गिलोटिन चढ़ा दिया जाता है तो फिर से जब मध्य वर्ग के पास में सत्ता आती है तो नेशनल कन्वेंशन को, इसका मैं पूरा नाम लिख देती हूँ, नेशनल, सबसे पहले नेशनल असेंबली थी जिसने संविधान बनाया, कानून वगैरह उसने चलाया। नेशनल कन्वेंशन जो थी वो 1792 में बनी,
जब मैक्सिमिलियन जो है वो आया, यानी जनसाधारण के हाथ में सत्ता आई। उसके बाद जब 94 में उसको मैक्सिमिलियन को गिलोटिन चढ़ा दिया गया, उसके बाद जो नेशनल कन्वेंशन थी उसको डायरेक्टरी में बदल दिया गया। ठीक है, डायरेक्टरी में बदल दिया गया। डायरेक्टरी ने 1995 से 1999 तक जो है वो एक प्रकार से शासन चलाया। लेकिन डायरेक्टरी भी जो थी इसमें 5 मेंबर्स थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी जो है वो मानी गई, बहुत भ्रष्टाचार डायरेक्टरी ने फैलाया। तो आखिरकार 1999 में जाकर जो है यहाँ पर नेपोलियन आ जाता है। नेपोलियन जो है वो सत्ता पर अपना नियंत्रण जो है वो कर लेता है। और नेपोलियन के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो इतना ज्यादा विस्तार करता है कि यूरोप का पूरा नक्शा चेंज कर देता है। यूरोप के बहुत बड़े इलाके पर नेपोलियन जो है वो अपनी विस्तारवादी नीति से जो है नियंत्रण स्थापित कर लेता है। मतलब आधे से ज्यादा यूरोप पे तो उसका खुद का नियंत्रण होता है और बाकी जगह पर उसके रिश्तेदारों का होता है। एक प्रकार से बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप का नेपोलियन के उसमें चला जाता है। तब जो है वो 1815 में जब ये अपना विस्तार लगातार बढ़ाता जा रहा था, तो इंग्लैंड जैसे देश, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ये 4 देशों को बड़ी टेंशन होती है। तब जाके ये नेपोलियन के खिलाफ मिलकर एक युद्ध छेड़ते हैं, जिसको वाटरलू का युद्ध जो है वो कहा गया था, जो कि 18 जून को जो है लड़ा गया था, जिसमें नेपोलियन को हरा दिया गया था, एक जेल में भेज दिया गया था और वहां उसको जो है वो आगे मर गया था उसी जेल में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पूरा फ्रांस का एक जो है वो खत्म हो जाता है। फिर जैसे नेपोलियन जो है यहाँ खत्म होता है, आगे ये जो 4 देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, वो आगे जो है वो वियना की संधि लेके आते हैं। उसमें फ्रांस के जो इलाके हैं जो नेपोलियन जीते होते हैं सारे आपस में बांट लेते हैं। फ्रांस को पहले की तरह छोड़ दिया जाता है, जो कि नेपोलियन से आने से पहले जितना एरिया था उतना इसको दिया जाता है। ये आगे की कहानी है, पर ऐसे फ्रांस की पूरी कहानी चलती है। फिर फ्रांस वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेता है, ये सब आगे की कहानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फ्रांसीसी क्रांति कहाँ से कहाँ तक जाती है, एक बार मैं इसको शॉर्ट में जो है आपको समझा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि वैसे तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, लेकिन फिर भी दोबारा से हल्का सा रिवीजन करवा देती हूँ, फिर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको जो है वो क्रांति के कारण करवाए। ठीक है, वो पहले दोनों वीडियो में है, जिसमें मैंने क्रांति के कारण बताया, इसमें सेकंड वीडियो में मैंने फिलोसफर्स की भूमिका बताई है। तो पहले 2 वीडियो में एक बेस बना है कि क्रांति किस तरह से जो है क्या क्या ऐसे कारण रहे कि फ्रांस में क्रांति उभरने लग पड़ी थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिर मैंने बताया कि कहाँ से क्रांति शुरू हुई थी। 1783 से हुई थी, जब आर्थिक मंदी आई, और आर्थिक मंदी आई तो राजा ने उससे निपटने के लिए कर बढ़ाने की कोशिश की। उसके लिए उसने एक मीटिंग की थी, मैंने जो आपको बताया 3 एस्टेट के साथ में। फिर उस मीटिंग में जो है वो जो तीसरा वर्ग था, ठीक है, जो कि जनसाधारण वर्ग था, वो गुस्सा होकर बाहर चले गए कि उनकी बात नहीं मानी गई। फिर उसके बाद जाके उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। फिर नेशनल असेंबली ने जो है वो संविधान बना दिया। उसके बाद राजा को भी संविधान जो है वो मानना पड़ा, और सत्ता जो थी वो मध्य वर्ग के पास में आ गई थी। जब नेशनल असेंबली ने जो सारा कुछ मतलब संविधान वगैरह बनाया, तो मध्य वर्ग ने भी जनसाधारण के साथ में अत्याचार ही किया कि वो वोट नहीं दे सकते थे, क्योंकि ज्यादा कर नहीं दे सकते तो वोट नहीं दे सकते थे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है। फिर उसके बाद जब जनसाधारण में ज्यादा इनसे भी परेशान हुआ कि हमारा तो कोई सत्ता में कुछ है ही नहीं पार्टिसिपेशन, तो उसके बाद जाके जैकोबिन क्लब बनता है, उसमें मैक्सिमिलियन आता है जनसाधारण का नेता। ठीक है, जैकोबिन क्लब, उसके बाद ये अपना विद्रोह कर देते हैं 1791 में। विद्रोह के बाद जो है वो उसके बाद सत्ता जो है वो 1793 से 94 तक जो है वो जनसाधारण वर्ग के पास में आ जाती है। 94 में मैक्सिमिलियन को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, तो सत्ता जो है वो फिर मध्य वर्ग के पास चली जाती है। फिर मध्य वर्ग के पास जाती है, उसके बाद जो है वो मध्य वर्ग के पास में 1995 से 1999 तक रहती है। 1999 के बाद जो है वो नेपोलियन आ जाता है। नेपोलियन बहुत ज्यादा विस्तार करता है, उसको हराने के लिए इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया मिलकर उसको हरा देते हैं।
और फ्रांस के हिस्से थोड़ा जो पहले जितना फ्रांस था उतना छोड़ के बाकी सब आपस में बांट लेते हैं, जो कि नेपोलियन में सारा हिस्सा जीता था। इस प्रकार ये क्रांति कहाँ से कहाँ तक घूम के जाती है, मतलब एक शांति का दौर आया ही नहीं था। मतलब जब भी क्रांति हुई अगली क्रांति होती थी, सत्ता परिवर्तित जो है वो होती रही। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ एक दो चीजें और है वो और बता दूं, फिर हम इसके परिणाम पे बात करेंगे। कि जैसे मैंने आपको बताया तो था कि जब संविधान बना तो काफी चेंजेस हुए, मैंने बताए थे, लेकिन इन्होंने अपने संविधान में चिन्हों का प्रयोग भी किया था। ये पहली ऐसे, मतलब वैसे तो संविधान या तो फिर अलिखित होते हैं, मतलब लिखे हुए नहीं होते हैं, एक प्रकार से याद करने की फॉर्म में रहते हैं, या तो फिर लिखित रूप में होते हैं। इनका लिखित में था, लेकिन उसमें इन्होंने कुछ सिंबल्स, कुछ चिन्हों का प्रयोग भी किया था, क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए उन्होंने चिन्हों का प्रयोग किया था, क्योंकि चिन्हों से समझ सके कि लिखा क्या है, कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने टूटी हुई जंजीर, एक दो एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, टूटी हुई, ठीक है, टूटी हुई जंजीर ये प्रतीक था कि टूटी हुई जंजीर की दास प्रथा को जो है वो खत्म किया जाए। ठीक है, दास प्रथा को खत्म, तो आखिरकार 1848 में जाकर यहाँ पर दास प्रथा जो है वो खत्म भी हो गई थी। तो एक ये प्रतीक किया था। बाकी इनका मर्सिले नाम से राष्ट्रीय गान था, मर्सिले। ठीक है, मर्सिले नाम से एक इनका जो है वो राष्ट्रीय गान था, जिसको रॉजेट दी लाइल ने लिखा था। ये भी आप याद रख सकते हो, रॉजेट दी लाइल। ठीक है, इसने इसको जो है वो लिखा था, ये मर्सिले नाम से जो है एक प्रकार से जो है वो गीत जो है उनका, फिर ये बाद में इनका राष्ट्रीय गान जो है वो बन जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय गान बन जाता है। और साथ में अगर हम इनके तिरंगे की बात करें, मतलब तो इनका 3 रंग है जो नेशनल रंग माने जाते हैं, एक नीला, लाल और सफेद। ठीक है, ये इनके राष्ट्रीय कलर, राष्ट्रीय रंग जो है बनेंगे। तो ये कुछ चीजें ये भी आप याद रख सकते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो आप जवाब दे सकते हो कि इनका राष्ट्रीय गान जो है फ्रांस का मर्सिले है, जिसको रॉजेट दी लाइल ने लिखा है, और ये 3 इनके राष्ट्रीय रंग हैं। ठीक है, तो चिन्हों का प्रयोग जो है वो किया गया, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं परिणाम पे। तो ये क्रांति के परिणाम क्या निकले, यानी कॉन्सिक्वेंसेस पे हम लोग अभी इसमें बात करेंगे। और जैसे महिलाओं के लिए इसमें अगर हम लोग महिलाओं का भी बात करें, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर महिलाओं को 1946 में वोट का अधिकार मिला था। ठीक है, बाकी जैसे जो जैकोबिन क्लब पुरुषों ने बनाए थे, फ्रांस में महिलाओं ने भी वैसे कई क्लब जो है वो बनाए हुए थे। ठीक है, एक क्लब का नाम है, मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो कि महिलाओं ने भी जैकोबिन क्लब बनाए हुए थे, उन्होंने भी अपने अधिकारों के लिए मांग उठाई थी। कई महिलाओं को, जैसे एक का नाम था गूंज नाम से उसका नाम था, ठीक है, उस महिला को जो है बाद में फांसी भी चढ़ा दिया, क्योंकि उसने अपने वोट के लिए मांग करी थी। तो महिलाओं ने भी इसके बाद में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन वगैरह जो है किए, तो आखिरकार 1946 में जाकर उनको वोट देने का अधिकार जो है मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो एक्स्ट्रा में हम याद रख सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब हम लोग बात करेंगे जल्दी से इसके परिणामों में बात कर लेते हैं कि इसके परिणाम क्या निकले। सबसे पहले हम लोग फ्रांस के संदर्भ में बात करेंगे कि फ्रांस में इस क्रांति का जो है वो क्या प्रभाव रहा था। ठीक है, फ्रांस में क्या प्रभाव रहा इस क्रांति का, परिणाम की बात कर रहे हैं हम, कॉन्सिक्वेंसेस की। ठीक है, फ्रांस में पहले तो अगर हम बात करें 1848 में दास प्रथा खत्म हुई। ठीक है, एक ये, फिर 1946 में जो है वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार। ठीक है, एक ये फायदा। उसके बाद 1791 में जो है यहाँ इनका संविधान
बन गया, इनको अपना राष्ट्रीय गान मर्सिले मिल गया, इनको राष्ट्रीय रंग वगैरह मिल गए, स्वतंत्रता, समानता, ये सब चीजें। और इस क्रांति में 3 जो है चीजें उभर के आई थी, 3 प्रकार से, एक स्वतंत्रता, समानता, ये बाद में इनके संविधान में लोगों को दिया भी गया, बंधुता। ये जो चीजें थी वो पूरे यूरोप में बाद में फैल गई थी, मतलब बाद में फ्रांस की क्रांति से इन तीनों चीजों को दूसरे देशों में बहुत ज्यादा अपनाया जाने लगा। और मतलब बाद में इंग्लैंड जैसे देश जो थे वो भी डरने लगे कि हमारे यहाँ भी इनकी तरह क्रांति जो है वो नहीं हो जाए। ठीक है, तो काफी फायदे हम देख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ बात कर सकते हैं कि गणतंत्र आया। ठीक है, और राजतंत्र जो है वो खत्म हुआ। मैंने आपको बताया 1793 में राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया, लुई सोलबेग और उसकी वाइफ को। तो राजतंत्र खत्म हुआ और गणतंत्र आया, एक ये इसका बहुत बड़ा फायदा था। ठीक है, उसके बाद हम इनका संविधान जो कि इन्होंने लिखित संविधान बनाया, तो वो भी इनके लिए बहुत फायदेमंद था। और ऊपर से इसमें अनपढ़ लोगों के लिए चिन्हों का प्रयोग भी किया, तो इनको संविधान जो है वो भी मिला। और इस तरह के ये जो है इनको अधिकार भी मिलेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार, एक प्रकार से काफी इन लोगों को मौलिक अधिकार भी जो है फ्रांस के लोगों को मिले, एक ये भी बहुत बड़ा फायदा था फ्रांस के लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो निरंकुश राजतंत्र खत्म हुआ, गणतंत्र आ गया। बाकी जो चर्च पे बहुत कंट्रोल लगाया गया, उसको राज्य की संपत्ति मान लिया गया, वेतन के आधार पर पादरियों को रखा गया। ठीक है, और बात की इन्होंने ये मैं साफ कर रही हूँ, इन्होंने शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रखी, बल्कि शक्ति का बंटवारा किया। जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, इन्होंने शक्ति का बंटवारा 3 भागों में किया, जो कि इन्होंने मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित होकर किया था। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो कि हमारे भारत में भी 3 अंगों में शक्ति का बंटवारा किया गया, वही इन्होंने यहाँ पर भी किया। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो कि शक्ति का बंटवारा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तो इन्होंने शक्ति का जो है वो बंटवारा भी किया। और वोट देने का अधिकार भी जो है वो बाद में सबको मिला, एज 21 कर दी गई थी। मतलब धीरे धीरे जो है काफी चेंजेस जो है वो इस क्रांति से जो है वो फ्रांस में आए थे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि फ्रांस में काफी ज्यादा जो है प्रभाव हुआ। ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या मुख्य प्रभाव हुए, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग दूसरे देशों में भी इसके प्रभाव की बात कर लेते हैं कि दूसरे देशों के क्या जो है वो प्रभाव हुए। बाकी अगर हम लोग फ्रांस में 1-2 बात और करें, इन्होंने इसको 83 प्रांतों में बांट दिया था पूरे फ्रांस को, ताकि प्रशासन जो है वो अच्छे से चलाया जा सके। फिर आगे प्रांतों को भी इन्होंने और आगे बांटा था, प्रांतों को जिला में बांट दिया था। ठीक है, जिले को आगे जो है वो कैंट में डिवाइड कर दिया था, कैंट को आगे कम्यून में, कैंट को आगे कम्यून में डिवाइड कर दिया था, ताकि प्रशासन जो है वो अच्छी तरह से जो है वो चलाया जा सके। और अगर हम यहाँ न्यायपालिका की बात करें तो इन्होंने हमारी तरह ही, या हम कह सकते हैं कि हमने इनकी तरह, क्योंकि इनका संविधान पहले बना, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा, यानी उसपे विधायिका और कार्यपालिका का प्रभाव न रहे, इसलिए उसको इनसे बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रूप से जो है रखा गया। और यहाँ पर जूरी प्रथा भी जो है वो शुरू की गई थी। ठीक है, जूरी प्रथा जैसे पूरा जजों का एक बेंच नहीं बैठता है, मतलब किसी फौजदारी मामले में उस पर अपने निर्णय के लिए सारे अपने मत देते हैं, तो वो वाली प्रथा भी जो है यहाँ पर शुरू की गई। ठीक है, मतलब न्याय के लिए काफी काम किया गया, प्रशासनिक सुधार भी काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर किए गए। ठीक है, तो फ्रांस में काफी ज्यादा जो है वो चेंज आया, काफी ज्यादा प्रभाव जो है वो फ्रांस से इस क्रांति का पड़ा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं कि और क्या क्या जो है वो परिवर्तन और क्या क्या चेंज आए। जैसे हम बात कर सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने दूसरे देशों में भी क्रांति लाने का जो है वो काम किया, यानी इसने प्रभावित किया। ठीक है, जैसे इसके जो 3 सिद्धांत थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, हम भारतवर्ष के लोग भी फ्रांसीसी क्रांति से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। यूरोप में दूसरे बहुत सारे देश इससे प्रभावित हुए थे, जैसे हम आगे रूसी क्रांति की बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है वो इस क्रांति से दूसरे देशों में भी राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठाई गई, इससे प्रभावित होकर। तो ये भी जो है पूरे यूरोप और पूरे विश्व के लिए यहाँ से एक सीख थी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि इंग्लैंड में क्या किया, एक इसमें आयरलैंड जो इंग्लैंड के साथ में एक देश है उसकी भी बात कर लेते हैं कि आयरलैंड में भी जो है वो एक प्रकार से
प्रभावित होकर यहाँ पर वुल्फटोन नामक एक जगह थी आयरलैंड में, ठीक है, आयरलैंड में, यहाँ पर भी जो है इस क्रांति से प्रभावित होकर विद्रोह वगैरह हुआ था और इस विद्रोह के फलस्वरूप 1922 में जो है वो आयरिश स्टेट बनाया गया। तो एक ये भी परिवर्तन था। इंग्लैंड में परिवर्तन की हम लोग बात कर सकते हैं तो इंग्लैंड इस क्रांति से भयभीत था, डरा हुआ था कि इस तरह की क्रांति कहीं इंग्लैंड में भी ना आ जाए। तो इस वजह से जब यहाँ का जो पीएम था यंगर पिट, ठीक है, उस टाइम यंगर पिट ने हर एक ऐसा प्रयास किया, मतलब हर एक क्रांति को दबाने का प्रयास किया कि इस तरह की क्रांति इंग्लैंड में ना हो जाए, ठीक है। तो इस क्रांति से हमने देखा बहुत सारे जो है दूसरे देशों में भी प्रभाव पड़े, ठीक है, क्रांति दूसरे देशों में भी इससे प्रभावित होकर आई। फ्रांस का तो चलो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा ही, क्योंकि फ्रांस में तो ये क्रांति हुई थी। तो अब आपने समझा, पूरी क्रांति को मैंने 3 वीडियो में करवाया है। पहले 2 वीडियो में तो कारण ही बताया है अच्छे से, ताकि मेनली कारण समझ में आएंगे तब हम क्रांति को अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतने बड़े पैमाने पे ये क्रांति। उसके बाद आज की वीडियो में जो मैंने बताया है आपको वो यही है कि उथल पुथल का पूरा एक वातावरण जो है वो उसमें रहा था। कई बारी सत्ता जो है परिवर्तित हुई, पहले राजा के हाथ में थी, फिर मध्य वर्ग के हाथ में आई, फिर जनसाधारण के हाथ में आई, फिर मध्य वर्ग के हाथ में आई, फिर नेपोलियन आ गया। इस तरह से जो है फिर बाद में गणतंत्र चलता रहा। तो फ्रांस में बहुत ज्यादा लंबे समय तक उथल पुथल ही रही थी, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे वर्ल्ड वॉर वगैरह के टॉपिक भी कराने हैं ना, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। पहले जो 2 वीडियो है उनके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो पहले आप वो दोनों वीडियो देखें, क्योंकि पहले आपका बेस वहीं से बनेगा, फिर ही आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच गाइस।